नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे हरिहर काका कहानी, जिसके कथाकार हैं मिथिलेश्वर। हरिहर काका केवल मिथिलेश्वर की कहानी नहीं है। हरिहर काका हर प्रदेश की कहानी है, हर जिले की कहानी है, हर नगर और बल्कि कहें तो हर गांव की, हर मोहल्ले की कहानी है। आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी गांव में जाएंगे, आपको 4-6 हरिहर काका अवश्य मिल जाएंगे। हरिहर काका का मेरा मतलब है कि हरिहर काका की तरह जो परिस्थितियाँ वाले जो लोग हैं वो मिल जाएंगे। तो ये जन जन की कहानी है, इसको हमें समझना चाहिए और इसके तथ्यों को हमें अपनाना चाहिए कि हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हरिहर काका को। पहले देखते हैं मिथिलेश्वर जो है वो बड़े अच्छे कहानीकार हैं और वो बिहार प्रदेश से आते हैं। और हरिहर काका के बारे में अब थोड़ा सा जानते हैं। हरिहर काका और लेखक का जुड़ाव कैसे हुआ। हरिहर काका बड़े ही नेक दिल व्यक्ति थे और मिथिलेश्वर कहानीकार है। अब मिथिलेश्वर बार बार नहीं कहेंगे, कहानीकार या लेखक कहेंगे। लेखक की माँ बताती है कि बचपन में जब छोटा था लेखक, तो जितना लेखक के पिताजी खिलाए नहीं थे अपने बच्चे को, उससे ज़्यादा हरिहर काका खिलाए थे। इस कारण से लेखक का जुड़ाव हरिहर काका का जुड़ाव लेखक से बचपन से था, यानी लेखक के बचपन से था, क्योंकि पड़ोसी भी था हरिहर काका और अपने कंधे पर बैठाकर लेखक को जगह जगह घुमाते थे, मेला दिखाते थे और तरह तरह के। तो किस गांव की बात है? गांव है वैशाडी। वैशाडी बिहार के आरा जिले से, आरा नगर से 40 किलोमीटर दूर है और वहाँ की आबादी उस समय 2,500 से 3,000 थी। तो मतलब आज के हिसाब से कहें तो कम लग रहा है, लेकिन उस समय के हिसाब से काफ़ी बड़ा गांव कहें। और गांव के बारे में थोड़ा बताना आवश्यक है। पश्चिम में एक बड़ा तालाब था और हर गांव की ऐसे कुछ पहचान होती है। किसी गांव का तालाब बड़ा होता है, कहीं मंदिर होता है, कहीं का मैदान बड़ा होता है, कहीं कुछ और। तो बड़ा तालाब था पश्चिम की दिशा में और मध्य भाग में गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का वृक्ष था और पूर्व दिशा की ओर देखें तो विशाल ठाकुर बाड़ी, यानी ठाकुर देव जी का मंदिर। और इस तरह से गांव की स्थिति है। अब चलिए हरिहर काका के बारे में समझने से पहले हमको जानना होगा ठाकुर बाड़ी के बारे में। किसके बारे में? ठाकुर बाड़ी। तो ठाकुर बाड़ी है क्या? ठाकुर देव जी का मंदिर है जिसको ठाकुर बाड़ी कहते हैं। तो उसके इतिहास में यदि हम चलें तो क्या कहते हैं? कहते हैं गांव के लोग, स्पष्ट पता तो नहीं है, कि एक संत आए थे बहुत पहले और संत वहीं बरगद के पेड़ के नीचे ठहर गए। फिर गांव में बहुत दिन तक रुकना हुआ, महीनों तक। तो झोपड़ी बना लिए वहीं पर, थोड़ा सा छोटा सा, उस छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। और वहीं पर वो संत थे, अपने साथ ठाकुर जी की मूर्ति लाए थे छोटी सी, उसकी पूजा पाठ करते थे। बाद में गांव के लोग भी जुड़ते गए, उनके साथ पूजा पाठ करने लगे। और फिर बाद में गांव के लोगों ने सोचा कि क्यों ना ही चंदे से छोटा सा मंदिर बनवा दें, और वहाँ पर छोटा सा मंदिर बन गया। और संत तो कुछ दिन रुके, चल दिए, लेकिन वहाँ पर ठाकुर देव जी का छोटा सा मंदिर बन गया और गांव बड़ा बड़ा होते गया, बढ़ते गया और ठाकुर बाड़ी भी बढ़ते गई। और इस तरह से ठाकुर बाड़ी काफ़ी बड़ी हो गई और गांव के लोग अब हर शुभ कार्य में
ठाकुर बारी से शुरुआत करते हैं। शुभारंभ, चढ़ावा इत्यादि। फसल हुई, फसल का पहला भाग ठाकुर बारी को। किसी के बेटे की शादी हुई, पहला निमंत्रण का पत्र जो है ठाकुर बारी को। किसी को नौकरी लगी, नौकरी का जो पहला वेतन है उसका कुछ अंश ठाकुर बारी को। कोई अदालत में किसी को जीत मिल गई तो चढ़ावा चढ़ाएंगे ठाकुर बारी को। कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई तो खेत का छोटा मोटा टुकड़ा लिख देंगे ठाकुर बारी को। ऐसे करते करते ठाकुर बारी के पास 20 बीघे खेत, 20 बीघा खेत ठाकुर बारी के पास। इतना बड़ा ठाकुर बारी, और आसपास के कहीं किसी भी गांव में देखने को नहीं मिलते। और देखते ही देखते वहाँ धार्मिक समिति बन गई ठाकुर बारी की देखरेख के लिए, और 3 साल के लिए इस प्रबंधन का निर्वाचन होता, और महंत और पुजारी का चुनाव भी 3 साल के लिए होता। 3 साल के लिए नियुक्त करते, फिर नए महंत नए पुजारी नियुक्त कर सकते थे। भजन कीर्तन चलते रहता, खूब भक्ति भाव का माहौल रहता। और ठाकुर बारी में हमारे जो हरिहर काका हैं वो भी अक्सर जाया करते थे। पहले तो खूब जाया करते थे, इसलिए क्योंकि हरिहर काका बड़े ही नेक दिल इंसान और भक्ति भावना में लीन रहने वाले व्यक्ति थे और जाते थे। तो चलिए अब हरिहर काका के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? ठाकुर बारी के बाद हरिहर काका। हरिहर काका जो हैं उन लोग 4 भाई थे। हरिहर काका दूसरे नंबर के आते हैं। एक भाई उनसे बड़ा और 2 भाई उनसे छोटे थे। हरिहर काका की शादी हुई, उसकी पहली पत्नी, कई साल बीत जाने पर भी उसकी पहली पत्नी से कोई बाल बच्चे नहीं हुए, और कम उम्र में कहें या अकाल मृत्यु हो गई। उनकी पहली पत्नी बेऔलाद चल बसी। फिर गांव के लोगों ने कहा हरिहर काका को कि हरिहर विवाह कर लो, आपकी उम्र ही कितनी हुई है, थोड़ी सी उम्र हुई है, इतनी बड़ी जिंदगी कैसे बिताओगे, विवाह कर लो। हरिहर काका मान गए, ठीक कह रहे हैं गांव के लोग, और विवाह कर लिए। और 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बीता, दूसरी पत्नी से भी कोई संतान नहीं हुई, तो और वो भी चल बसी। अब फिर से हरिहर काका को गांव वाले कहे कि हरिहर आपके पास इतनी संपत्ति है, विवाह कर लो, शादी कर लो। लेकिन अब हरिहर काका बोले कि नहीं, उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी, और 2 पत्नियों के गुजर जाने के बाद अब तीसरी शादी करने के पक्ष में हरिहर काका बिल्कुल भी नहीं थे। और अब देखें हरिहर काका के परिवार को थोड़ा सा जानें तो भरा पूरा परिवार था। उनके 3 भाइयों की शादियां हो गई थी, उनके और बाल बच्चे हो गए थे, उनके बाल बच्चों की शादी करने की उम्र आ गई थी। पूरे परिवार का जो ज़मीन है वो 60 बीघा 60 बीघा ज़मीन, और संयुक्त परिवार था। सबके बाल बच्चे हो गए थे भाइयों के, और लोग तो बड़े भी हो गए थे। और इस तरह से देखें तो हरिहर काका का काफ़ी सेवा सत्कार करते थे। भाइयों ने अपनी पत्नियों को, बाल बच्चों को समझा बुझा दिया था। उसका एक कारण भी था कि हरिहर काका को बंटवारे में 15 बीघा ज़मीन मिलते, और उस 15 बीघा पर इन भाइयों की नज़र थी। काफ़ी उपजाऊ ज़मीन थी, काफ़ी धन संपत्ति थी, तो सब बढ़िया सेवा सत्कार करने लगे। भाई लोग तो अंतिम तक ही करीब करते रहे, अंतिम तक ना कहें लेकिन बहुत दिन तक करते ही रहे। लेकिन भाइयों की पत्नियां जो हैं धीरे धीरे कम हो गई सेवा सत्कार देख रेख जो है। कहता है हरिहर काका कई बार कि कभी बीमार पड़ता है
तो एक गिलास पानी निकाल कर देने वाला कोई नहीं होता, खुद ही बड़ा मुश्किल से उठ कर जाकर पानी निकाल कर पीना पड़ता है। अब उसी प्रकार से धीरे धीरे भाइयों के परिवार से उनका मोह भंग होने लगा। धीरे धीरे इनको रूखे सूखे भोजन भी दिए जाने लगे। एक बार की बात है, उसका भतीजा जो क्लर्क बन गया था, पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लग गई थी, क्लर्क बन गया था, और उसका शहर का दोस्त आया तो घर में छोटी सी पार्टी जैसे आयोजन किए और उसमें खूब खीर पूड़ी और तरह तरह के व्यंजन बनाए गए और उसकी खुशबू हरिहर काका तक आने लगी। हरिहर काका के ने मन ही मन सोच रखा कि आज तो मुझको भी खूब बढ़िया खाने को मिलेगा, लेकिन इंतज़ार करते रहे। सारी पार्टी, एक तरह से कोई बहुत सारे लोग नहीं आए थे, छोटी पार्टी थी, सब चल दिए, खा पी लिए और इनसे पूछा तक नहीं गया। और आखिर में इनको लगता है कि मुझको भी जाना चाहिए। दलान वाले उसके कमरे से या कहें जहाँ स्थान को रहने के लिए, पहले तो घर में रहते थे, फिर धीरे धीरे उसको दलान में निकाल दिए थे, तो वहाँ से ही वो निकल कर चल दिए घर में जहाँ पर भोजन करते हैं वहाँ। और इतने में उसकी भाई की पत्नी रूखा सूखा भोजन ला करके उनको थाली में पकड़ा दिए। हरिहर का गुस्सा भड़क गया और उसने वहीं पर थाली को पटक दी और थाली पटक दी। अब इतने में बात बिगड़ गई। खूब गुस्साए, खरी खोटी सुनाए कि मेरे हिस्से में 15 बीघा ज़मीन आता है, तुम लोग सोचते हो कि मैं तुम लोगों पर बोझ बना हूँ, इतने को मैं नौकर चाकर रखूँ, आसानी से कमा कर खा सकता हूँ और सब कुछ बढ़िया से रहूँगा, ये तुम लोग ये सब भूल कर रहे हो। ऐसे करके वहाँ खूब भड़बड़ाए और उसके बाद घर से निकल गए। अब घर से निकल गए और कहाँ चले गए, वो जाने लगे अपने भाइयों के पास। तो उनके भाई लोग कहाँ थे? उनके भाई लोग दौनी कर रहे थे। दौनी करना कहते हैं, दौनी यानी मिजाई करना, खेत के दौनी, खेत की फसल को काट कर ले आए रहते, खलिहान में रखे रहते, वहाँ मिजाई करते हैं, दाना अलग करते हैं, उसी में गए हुए थे और वहीं जाने के लिए निकल रहे थे। इतने में क्या हुआ कि ठाकुर बाड़ी का जो पुजारी है, पुजारी जो है, वार्षिक कुछ यज्ञ हवन होने वाला था, तो उसी का हवन सामग्री लेने के लिए उसी मोहल्ले में आया हुआ था। और उस समय हरिहर काका के दलान के पास ही वो थे और सारी घटना को वो जान रहे थे। और हरिहर काका की जो जमीन है उस पर तो ठाकुर बाड़ी के महंत और पुजारी लोगों की नियत तो पहले से गड़ी हुई थी, तो वो तो मौके की तलाश पर थे। पुजारी फटाफट ठाकुर बाड़ी पहुंचा और महंत को बताया। महंत भी बिना विलंब किए रामनामी दुपट्टा ओढ़ करके, चंदन टीका लगा करके तत्काल बिना देर किए पहुंच गए। और महंत जो है वो हरिहर काका के घर भी उनको जाना नहीं पड़ा, रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए जो कि अपने भाइयों के पास जा रहे थे। हरिहर काका समझाए बुझाए कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो हरिहर, अपने भाइयों के पास मत जाओ, उन लोग भी सब मिले घुले हैं, चलो मेरे पास चलो, आओ आओ करके उनको ठाकुर बाड़ी लेकर पहुंच गए। खूब समझाए बुझाए कि देखो हरिहर, माया मोह में क्या पड़ना, जिंदगी 4 दिन की है, भगवान भजन में लगो। और खूब बढ़िया से सेवा सत्कार किए, अपने लोगों को बोले कि हरिहर काका आपसे यहीं रहेंगे और इनके लिए एक बढ़िया वाले कमरे में खूब बढ़िया बिस्तर लगाओ खाने पीने का, और उनके लिए बढ़िया साफ सुथरा कमरा में बिस्तर लगा दिया गया आराम करने के लिए। खाना पीना मत पूछिए, ऐसा लगा कि हरिहर काका 10-20 साल से ऐसा खाना नहीं खाए थे इस तरह से। और 2 लोग तो सेवा सत्कार के लिए ऐसे जुटे जैसे हरिहर काका मानो कोई देवता हो, देवदूत हो और उनकी सेवा की जा रही हो, इस तरह से।
और इतने में क्या हुआ कि हरिहर काका उनके बातों से प्रभावित हो गए और महंत ने ये भी कह दिया कि देखो हरिहर काका, मैं तो इस ठाकुर बारी का सेवक हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। तो आपकी जो जमीन जायदाद के चक्कर में आपको उन लोग फंसाए हुए हैं, आपके भाई और उनकी पत्नियां, ये सब, आप तो यहाँ भगवान भजन करो और ठाकुर बारी के नाम पर जमीन को लिख दो और जीते जी खूब भक्ति भाव का आनंद उठाओ और मरने के बाद सीधा परलोक जाओगे तो तुम्हारे लिए लेने के लिए विमान आएंगे और स्वर्ग ही नहीं, सीधा वैकुंठ लोक जाओगे, गोलोक धाम में आपका रहना होगा। लोक परलोक दोनों को सुधारो हरिहर। और उनकी बात पर आ गए हरिहर काका। कहने लगे महंत कि ये जो दान दोगे ना ठाकुर बारी को, इससे महादान और कुछ भी नहीं। और मन तो किया हरिहर काका का कि लिख दो ठाकुर बारी के नाम जमीन, लिखवा दूं कहें, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे हरिहर काका। लेकिन थोड़ा से खटका रह गया, थोड़ा सोचा कि रुकिए अभी इतनी जल्दी नहीं है। फिर क्या होता है, भाई लोग घर लौटते हैं। तो घर लौटते हैं तो पता चलता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। हरिहर काका को खूब खोजते हैं। अब खोजते खोजते ठाकुर बारी पहुंच जाते हैं, क्योंकि पता चल जाता है कि महंत उनको ले गए हैं करके, और अनुनाई बिनाई करते हैं कि भैया हमको माफ़ करो, उन लोगों को खूब डांटेंगे डपटेंगे, आपकी सेवा सत्कार खूब करेंगे, आपके साथ गलत हुआ, अब हम अपनी गलती को सुधारेंगे, चलो चलो करके। लेकिन गुस्से में थे हरिहर काका। अब महंत वो लोगों की ओर से, ठाकुर बारी की ओर से सेवा सत्कार से प्रभावित हुए थे, नहीं जाना चाहे। तो महंत ने भी बीच में हरिहर काका पिघल न जाए उससे पहले ही बोले कि देखो हरिहर काका को, हरिहर अभी बीमारी से उठे हैं, कुछ दिन पहले बीमार थे, अभी उनका मन थोड़ा चिड़चिड़ा है, तो अभी रात भर रहने दो, थोड़ा मन को शांत होने दो, अभी मन खिन्न है, फिर ले जाना। और उन लोग समझा बुझाकर महंत भेज दिए। भाई लोग निराश होकर लौट आए। लेकिन रात भर भाइयों को नींद नहीं आई कि कहीं हरिहर काका की जमीन को महंत जो है हथियार ना ले। तो अब क्या किया जाए। अब उन लोग सुबह सुबह फिर से चल दिए, कहाँ, ठाकुर बारी। और तब तक इन लोग क्या किए थे, उनके जाने से पहले जमीन उमीन नाम करने के लिए कहे थे, और तो वो नहीं किए थे। लेकिन इस तरह से तो नहीं बन सकता था जी, तो क्या करें। उसको बहुत कहना चाहिए, तंग किए कि ज़मीन नाम पर कर ही दो, कर ही दो। जब नहीं माने तो अब क्या किया जाए। ठीक है भाई, नहीं किया जाए तो आ गए, लेकर आ गए। हरिहर काका का महंत पर विश्वास बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि भाई लोग आए, लेकर आए घर, खूब माफ़ी मांगे, पत्नियों को डांटे डपटे, सब सेवा सत्कार करने लगे। एक गिलास पानी की आवश्यकता पड़ती तो 2 गिलास पानी लेकर पहुंच जाते, खूब खिलाते पिलाते। अब गांव में इस चर्चा का विषय बन गया कि इन लोग भी ज़मीन चाहते हैं, उन लोग भी ज़मीन चाहते हैं। हरिहर काका के बारे में ही सब चलने लगा। अब गांव के लोग जो है 2 भाग में बंट गए का मतलब वैचारिक रूप से बंट गए। एक तो हुए वे लोग जो कहना चाहिए, कहने लगे कि हरिहर काका को ना जमीन जो है वो ठाकुर बारी को दे देनी चाहिए, एक वर्ग ठाकुर बारी के पक्ष में। और दूसरा वर्ग जो है वो कहने लगे कि परिवार को ही दे देना चाहिए जमीन को, अपना खून का रिश्ता होता है, ऐसा करके। अच्छा, दोनों लोग किस तरह के लोग थे उसको भी जान लें। ठाकुर बारी के में को ज़मीन देने वाले
देने के पक्ष में कहने वाले लोग जो है वो दो प्रवृत्ति के थे। एक धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, जिनको भक्ति भजन में खूब मन लगता था, तो उनको कहना था कि ठीक जमीन तो ठाकुर बाड़ी दे देना चाहिए। दूसरे चटोर किस्म के थे, जब भी कुछ आयोजन होता, खूब प्रसाद बनता और उसमें खूब खाने पीने को मिलता, खीर पूड़ी उड़ाते, फोकट में सब मस्त खाते, उन लोगों को भी कहना था कि ठाकुर बाड़ी और बड़ा हो जाए, हमारे गांव के जितने बड़े ठाकुर बाड़ी और कोई किसी जगह ठाकुर बाड़ी ना रहे। और वो कहते थे, परिवार को देने वाले थोड़े प्रगतिशील विचारधारा के थे और घर परिवार में विश्वास करने वाले थे, उन लोग कहने लगे कि परिवार को दे देना चाहिए। अब क्या करने लगे कि इन लोग घर में लाए तो थे, लेकिन महंत जो है मौके की तलाश में थे और आए और अचानक से कहना चाहिए मौके पर चौका जड़ने वाले थे महंत, उसको ले गए उठाकर महंत जो है, और महंत ले करके ठाकुर बाड़ी में फिर पहुंच गए और फिर समझाने बुझाने लगे, देखो हरिहर, तुम्हारे लिए देवलोक से विमान आएंगे, ठाकुर बाड़ी की नाम जमीन कर दो, बैकुंठ चले जाओगे, सीधा स्वर्ग सिधारोगे। तो हरिहर काका प्रभावित तो हुए, लेकिन फिर जमीन को उनके नाम पर नहीं लिखे। अब इतना में क्या करते हैं, जब जमीन इतना में भी उनके नाम नहीं लिखाता तो उनको लगता है, किनको, महंत को, कि कहीं हाथ लगी चिड़िया फिर से ना उड़ जाए। उनकी बेचैनी बढ़ती है, और तो लड़ाकू थे, दबंग थे, वो गुप्त योजना बना करके हरिहर काका को ले आए थे चुपचाप से, और फिर से कहना चाहिए उन पर कहे कि ज़मीन दे दो। लेकिन हरिहर काका नहीं दिए ज़मीन, नहीं लिखवाए, तो उनको डराए धमकाए, एक कमरे में ले गए, मार पीट किए, और इतना ही नहीं, मार पीट ही नहीं, उनके हाथ पांव को बांध दिया गया। अब बांध करके खूब मारे पीटे, ठीक कर दिए, उसको ठीक कर दिए का मतलब मार पीट कर हालत खराब कर दिए, और जबरदस्ती उनसे अंगूठा लगवा लिया गया, सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया गया। और उतने में भी कहना चाहिए, अब क्या हुआ, एक कमरे में बंद कर दिया गया, मुंह में कपड़े ठूंस दिया गया, और उन लोग आ गए। अब इतने में भाई लोग भी खोजते 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 वहीं पहुंच गए, और देखे ठाकुर बाड़ी में एकदम सुनसान सन्नाटा फैला हुआ था। तो उन लोगों को लगा कोई डाकू वाकू लोग ना ले गए हों, जमीन उमीन के लालच में फिरौती उरौती मांग कर देंगे। फिर क्या पता चलता है, अचानक से धीरे धीरे आवाज़ आती है ठाकुर बाड़ी की ओर से, तो इन लोग दरवाज़ा पीटने लगते हैं ठाकुर बाड़ी का। तो ऊपर से उन लोग तैयार रहते हैं, पत्थर बरसा देते हैं। हरिहर काका के भाई लोग केवल तीन ही लोग नहीं गए थे, अपने अपने लोगों को, मोहल्ले को, अपने शुभचिंतकों को लेकर गए हुए थे। और पत्थर बरसा उन पर, इन लोग भी कुछ लाठी डंडा रखे रहे होंगे, थोड़ा बहुत किए, लेकिन उधर से फायरिंग भी हो गई, तो एक जने गोली लग गई, इन लोग भागे और तीन ही लोग बचे, हरिहर काका के तीनों भाई लोग। उन लोग थाने पहुंच गए, और तब तक ये तो सादे कागज में लिखवा अंगूठा ले चुके थे। फिर जो है पुलिस जो है सुबह आई, और ये जो घटना है वो रात की है, आधी रात को ले गए थे हरिहर को, तो आधी रात को ही उन लोग खोजते खोजते 1-2 घंटे में आ गए थे। पुलिस तलाशी लेने के लिए अब तो देखे तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति दरवाज़ा को खोला, और देखे सब पुलिस लोग देखे, घूम फिर कर देखे, कहीं पर कोई व्यक्ति नहीं, अकेला एक बूढ़ा सा व्यक्ति एकदम खाली। और बोले जा ही रहे थे, पुलिस लोग भी चकमा खा गए थे, तभी एक दरवाजे से गोदाम में एक ताला लगा हुआ था। बोले कि ये कैसा, क्या रखा है इसमें? तो बोला बूढ़ा व्यक्ति, अनाज है इसलिए ताला, इसकी चाबी लाओ। तो चाबी मेरे पास नहीं है। चलो ठीक है करके जा ही रहे थे, इतना को हरिहर काका अंदर से सुन रहे थे, लेकिन हाथ पांव बंधा हुआ था। सरकते सरकते आया, सिर से ऐसे मारे दरवाज़ा को, थोड़ा ठोंके तो थोड़ी सी आवाज़ आई,
तो इन लोग ताला तोड़ कर देखे तो हरिहर काका वहीं था। सारा करा धराया पर्दाफाश हो गया और हरिहर काका मिल गए और उन हरिहर काका को लेकर इन लोग आ गए। हरिहर काका घर पहुंच गए, अपने परिवार के साथ रहे। अब ठाकुर बारी से उनको वितृष्णा हो गई और ठाकुर बारी और महंत और पुजारी सबकी असलियत को हरिहर काका जान गए। और तो ठाकुर बारी के लोग ऐसे चुप थोड़े रहेंगे, उन लोग भी तैयारी करने लगे फिर से अपना दांव खेलने के लिए। गांव में फिर से चर्चा का विषय बन गया हरिहर काका। भाई लोग समझाए और अब भाई लोगों को तो अब ज़्यादा समय उनको धीरज रखने का नहीं रहा, तो क्या करने लगे, खुद समझाए, अपने नाते रिश्तेदारों को बुलाए। हरिहर काका जिन जिन की बात सुनते थे उन सब को उन लोग बुला डाले। अब ऐसा होता कि फूफा जी की बात सुनते हैं हरिहर काका, फूफा जी को बुलाओ, वो नाना जी के सुनते थे नाना जी को बुलाओ, जिनकी भी बात सुनते थे सबको बुलाकर समझा बुझाकर देख डाले। लेकिन हरिहर काका जो है जमीन अपने भाइयों के नाम पर नहीं लिखवाए, तो उन लोग भी मार पीट पर धमकी चमकी पर उतर आए और मारे पीटे बंद किए और सादे कागज में इन लोग भी अंगूठे का निशान ले लिए और मार पीट कर हरिहर काका की हालत खराब कर दिए। अब हरिहर काका चिल्ला डर बैठे तो मोहल्ले के कोई सुन लिए। हर मोहल्ले में तो घर का बेदी लंका ढाए वाला रहते ही हैं कोई न कोई। वो जाकर महंत को बता दिए। महंत तो इसी मौके की तलाश में थे, आए और कहना चाहिए उनको ले गए। इससे ठीक पहले हरिहर काका क्यों जो है उनके नाम जमीन नहीं कर रहे थे, तो एक जो है रमेशर नाम का व्यक्ति था, रमेशर। अब इसको ऐसा रमेशर कहें, रमेश्वर तो चक्कर कसा रहेगा, लेकिन क्योंकि इसमें लोक भाषा में लिखा गया है। तो रमेशर जो है दिवंगत हो गया तो उसकी पत्नी के नाम जमीन आ गई। तो पत्नी ने अपने देवर अपने जेठ लोगों के नाम पर जमीन कर दी थी, तो उसकी हालत एकदम भिखारिन की तरह हो गई थी, एकदम तड़प तड़प कर मरी थी, एक एक दाने दाने की मोहताज हो गई थी। इस चीज़ को जानते थे और उस चीज़ को याद करके जो है वो ज़मीन किसी के नाम पर नहीं लिखना चाहते थे। इस बीच में महंत को पता चला और महंत इस बार अकेले नहीं आया, पुलिस लेकर आया कि कैसे जो है उसके भाई लोग उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं हरिहर काका के साथ ऐसे करके। अब पुलिस जो है अब क्या करे, तो पुलिस के आने से पहले उनके भाई लोग सब भाग गए। नाते रिश्तेदारों में केवल 2 लोग थे जो बचे हुए थे और बाकी सब फरार हो गए। तो पुलिस ने निर्णय लिया कि अब हरिहर काका न ठाकुर बारी में न इधर न उधर, वो अपने घर में रहेगा और उसके हिस्से का घर है, उसके पास ज़मीन है, उसके पास धन संपत्ति है और सब ठीक है। 4 सिपाही उसके पहरे के लिए रख दिए और गांव का माहौल बुरी तरह से बिगड़ गया। कुछ लोग कहने लगे कि युद्ध हो जाएगा, कुछ लोग हरिहर काका के परिवार के पक्ष में होने लगे, कई लोग उधर ठाकुर बारी के पक्ष में बोलने लगे। ऐसा लगने लगा कि गांव में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, आपस में लड़ने न लग जाएं। और हरिहर काका के भाई लोग भी अपना पुलिस पर भरोसा न रखते हुए अपने लोगों को बुला बुला कर पहरा दिलवाने लगे, रात दिन पहरेदारी करते। हरिहर काका को कुछ ना हो इसके लिए ठाकुर बारी की ओर से भी पहरेदारी किया जाने लगा और ठाकुर बारी में नागा साधुओं को और साधुओं को और लड़ाके लोगों को बुलाया जाने लगा, इकट्ठा होने लगे और इस तरह से माहौल बिगड़ने लगा। और इस बीच में एक नेता का आगमन होता है। किसका आगमन होता है? एक नेता का। और नेता जो है उसके बारे में थोड़ा बताएं। ना सरकारी नौकरी, ना कोई खास जमीन जायदाद, ना कोई काम धंधा, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, छड़ी।
राजनीति की छड़ी छड़ी घुमाते पैसा मिलता, यानी रिश्वत का पैसा मिलता। और इस तरह से खूब खाते पीते मौज करते। अमीर लोग जितना मौज मस्ती नहीं करते उतना जो है वो नेता जो है करता। नेता आया और नेता लोग तो भाषण देने के लिए बड़े प्रसिद्ध होते हैं। बोले कि देखो हरिहर जी, मैं तो जन सेवक हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, और अभी आपके जैसे तकलीफ में कोई नहीं है। मैं तो आपकी सेवाओं के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आपकी जो जमीन है ना, वही जड़ है सब समस्या की। मैं तो कहता हूँ, मेरे नाम 1 रुपया मत करना, मैं वैसा स्वार्थी व्यक्ति नहीं हूँ। तो आप गांव का भला चाहते हैं, गांव तो आपका परिवार है, गांव के लोग आपके बाल बच्चे, आपके छोटे छोटे बच्चे जो हैं, आपके बच्चे नहीं हुए तो गांव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके नाती पोते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, गांव तरक्की करेगा, लोग पढ़ लिख कर अच्छे से अपना भविष्य बनाएंगे, तो आपको खुशी नहीं मिलेगी क्या? तो हरिहर काका ने कहा मिलेगी। तो आपके नाम पर एक स्कूल खोलेंगे, हरिहर उच्च विद्यालय, आपका नाम होगा और आपका जो आपकी जो संपत्ति है उसका सदुपयोग हो। तो उनकी बातों पर भी हरिहर काका अब नहीं आए, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, कहते हैं वही स्थिति हो गई। दोनों ओर से, ठाकुर बारी की ओर से भी मार खा चुका है, अपने भाइयों की ओर से भी मार खा चुका है, खूब पीट चुके हैं दोनों, और तीसरा पक्ष को भी जमीन देने के पक्ष में वो नहीं हुए। अब क्या होने लगा, जब नेता की भी दाल नहीं गली तो गांव में खूब माहौल बिगड़ ही तो चुका था। अब एक तरह से उत्तराधिकार का प्रश्न उठने लगा। किसका प्रश्न? उत्तराधिकार। तो जो जो कानून नहीं जानते थे उन लोग भी अपने अपने मन से कानून की होशियारी बघाड़ने लगे। कोई कहने लगे उत्तराधिकार में ऐसा होता है, उत्तराधिकार में ये होता है, वो होता है। अंगूठे लेने के बाद वो भाई लोग सोचे कि अंगूठे लेने के बाद इसको ख़त्म ही क्यों नहीं कर दिए, क्योंकि ना रहता हरिहर, ना बच जैसे ना बचे बांस, ना बचे बांसुरी, वैसी स्थिति यह रहता ही नहीं। तो कह देते कि हमारे नाम करके कहीं चले गए, दिवंगत हो गए, ऐसे करके। लेकिन खैर तो पछतावा था। अब 4 तरह की खबरें आने लगी। एक जो खबर है वो क्या है, महंत लोगों की ओर से अंगूठे लेने के बाद मार क्यों नहीं दिए गए वाली बात जो है वो पहली खबर। दूसरी खबर क्या है, गांव में खूब लड़ाई होगी, क्योंकि लोग 2 भाग में बट चुके थे, तो लड़ाई खूब होगी, ऐसी दूसरी खबर। क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष के लोग भिड़ेंगे तो गांव वाले भी इसके समर्थक उसके समर्थक लोग भिड़ने लगेंगे। तीसरी खबर आने लगी डाकू बुट्टन सिंह की। बुट्टन सिंह एक कुख्यात डाकू था। तो कहते लोग कि महंत लोग उनसे बातचीत कर लिए हैं और वो जो है मामला को रफा दफा करवा देगा। 15 बीघे में से 5 बीघा जमीन लेगा और 10 बीघा उन लोगों के नाम पर। और उसने कई बड़े बड़े मामले, ऐसे बड़ा दबंग व्यक्ति है, वो करवाया हुआ है। और कई लोग बोलते थे चौथी खबर जो है वो पहली खबर तो लड़ाई, ये पहली खबर तो कहना चाहिए अंगूठे लेकर के बाद कहना चाहिए मार क्यों नहीं दिए करके दोनों पक्ष वाला था। चौथी खबर कहने लगा कि कहना चाहिए महंत लोग कोने कोने से साधु संत के वेश में जो लड़ाके लोग हैं, जो गुंडा बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों को बुलाने लगे हैं और गांव में युद्ध और आतंक का माहौल फैल गया है। अब इस तरह से स्थिति हो गई। अब क्या करने लगे? पुलिस की व्यवस्था थी, चौकीदारी पहरेदारी में, लेकिन पुलिस वाले भी ठक ठक कर, जितना महंत हरिहर काका के लिए नहीं बनता उससे ज़्यादा इन लोग पुलिस लोग अपना हिस्सेदारी करने लगे, ठक ठक कर खाने लगे, जो लूट सकते थे लूटने लगे। धीरे धीरे चारों तरफ से हताश निराश हरिहर काका चुप होने लगे तो फिर बोलने ही नहीं लगे, मौन मौन और मौन होने लगे।
और निराशा के सागर में एकदम से डूबने लगा और एकदम से मौन हो गए। लेखक कहते हैं कि आखिरी में लेखक जो है वो मिलने गए। किससे मिलने गए? हरिहर काका से, क्योंकि बचपन के दोस्त थे हरिहर काका उनसे। तो हरिहर काका जो है सोए हुए थे, आकाश की ओर देखते रहते थे, किसी से कोई बातचीत नहीं करते। पता चला कि लेखक आया है तो एक नज़र ऐसे देखे, उसके बाद नज़रें उन्होंने ऐसे झुका ली। नज़रें झुका ली तो फिर देखा ही नहीं, लेकिन उनकी जो एक नज़र है उसमें उन्होंने एक पल में मानो जीवन का सारा दुख, सारा मर्म उन्होंने लेखक को पल भर में बता दिया। और लेखक की पारखी नज़र, मानो उनकी एक नज़र देखने से उनकी सारी पीड़ा को, सारी तकलीफ़ को लेखक समझ गए। लेकिन लेखक के हाथ में भी कुछ नहीं था कि वो कुछ कर पाते, क्योंकि अब दुख के सागर में करीब करीब डूब चुका था। लेखक कहते हैं कि जैसे नाव मझधार में हो, डूब रही हो, पानी भर रहा हो नाव में, डूब रही हो नाव, और चिल्ला चिल्ला कर कोई कहे, लेकिन आस पड़ोस में किनारे में कोई सहयोगी ना हो, तो कोई विकल्प नहीं बच जाता। बस एक ही विकल्प बचता है और वो है जल समाधि। और इसी तरह से जो संसार रूपी सागर में हरिहर काका जल समाधि लेने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं था, और इस तरह से मौन होकर के वो डूब गए और लेखक आ गए। ये हरिहर काका की कथा है। तो बड़ी दर्दनाक कहानी है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।